हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज से हम फोकस सिलेबस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। फोकस सिलेबस का मतलब हमें पूरा सिलेबस ना करके हमें कुछ सिलेक्टेड सिलेबस करना है, जिससे हम मैथ का जो पेपर है उसमें आसानी से पास हो सकें। वैसे तो 10th के सभी बच्चों के लिए लाभकारी है, लेकिन ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ हमारी लाभप्रद रहेगी जिनको मैथ एक टफ सब्जेक्ट लगता है। उनको लगता है कि पता नहीं कैसे हम मैथ में पास होंगे, तो उनके लिए हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के कुछ टीचर्स ने मिलकर एक फोकस सिलेबस सेलेक्ट करा है 40 से 45 नंबर का। आपको सिर्फ यही करना है, और अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आप मैथ के पेपर में आसानी से पास हो जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सिलेक्टेड सिलेबस को। इसका पार्ट 1 का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ आपके लिए। और सबसे पहले हम इसमें करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर। जो पहला चैप्टर है हमारे पास, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। ये बेशक से इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी इसको अवश्य देखें, क्योंकि मैं सारा कुछ हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कुछ तुम्हें रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले की पॉइंट, सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ये हमारी काउंटिंग नंबर्स होते थे। काउंटिंग नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 यही होते थे हमारे पास। नेचुरल नंबर हम बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी लगा दें, यानी इसके आगे जीरो लगा दें, तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या करता है? नेगेटिव वाली वैल्यूज भी ले लेते हैं, यानी होल नंबर्स तो रहता ही है। इस साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सोन, जहाँ तक भी ये आएगा, तो इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। आगे आ जाता है इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग हो जाती हैं। 2 4 6 8 एंड सोन आ गए। ओड नंबर यानी विषम संख्या, जो 2 से भाग नहीं होती। फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 और इटसेल्फ यानी स्वयं, जो सिर्फ 1 से भाग होंगी। 1 से देखो सभी भाग हो जाती हैं। तो इसको तुम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद रख सकते हो, वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग होती हैं, उनको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये नंबर हो गया हमारे। देखो ये 2 3 5 7 11 13, आगे आ जाएगा 17 19। ठीक है, इसी टाइप से 23। ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं, किसी और के पहाड़े में ये नहीं आती, तो इसलिए इनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो अभाज्य नहीं होते, यानी जो भाज्य होते हैं, जो किसी ना अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग हो जाएं, वो हमारे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होती हैं। यानी जो ये प्राइम नंबर है हमारे पास ऊपर, इनके अलावा जो नंबर बच गए वो हमारे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती हैं। देखो इनके अलावा 1 भी बच गया, लेकिन 1 को हम ना तो भाज्य कहते हैं ना ही अभाज्य कहते हैं। 1 एक अकेली ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसको ध्यान रखना। अब आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम को हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे दो नंबर, कोई भी दो नंबर, अब वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है वो कंपोजिट, एक प्राइम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच जो कॉमन गुणनखंड है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा उनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 9। देखो 5 के अगर तुम फैक्टर करोगे तो 1 × 5 ऐसे लिख सकते हैं हम। 9 के करोगे तो 1 × 3 × 3 ये हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया ना। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं आएगा। अब इसमें देखो 5 प्राइम था, ये कंपोजिट था। तो ऐसे ही हमारे 6 और 11। तो 6 के आप फैक्टर कर लो, क्या आएंगे? 2 × 3 × 1 भी लिख लो। और 11 के करोगे तो 11 × 1, तो 1 आया इसमें भी। तो ऐसे नंबर जिनके बीच कॉमन जो फैक्टर है, यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो साझा है दोनों में, वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ और आ गया तो फिर ये को प्राइम नंबर हमारे नहीं रहेंगे। इसके बाद ये कहता है कंस्ट्रक्शन ट्री। देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन फैक्टर ट्री। ये क्या होता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है, हम जो भी हमें नंबर दे रखा होगा उसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के रूप के मल्टीप्लाई के रूप में लिखते चले जाएंगे, और इस प्रोसेस को
करते चले जाएंगे जब तक कि दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर में तब्दील ना हो जाए। ठीक है, जब तक हमारा कंपोजिट नंबर हट नहीं जाएगा तब तक हम उसको करते जाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखो, कहता है कंस्ट्रक्ट फैक्टर ट्री। किस किस के लिए? 36 के लिए। चलो पहले 36 के लिए देखो। देखो 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 और 18 इसके मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक बॉक्स में हमने 2 लिख दिया और एक बॉक्स में 18 लिख दिया। अब 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये जो 18 आया है, इस 18 को फिर से हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो एक प्राइम फैक्टर होगा, एक नॉन प्राइम यानी कंपोजिट नंबर होगा। अब ये जो 9 है इसको फिर से हमने 3 × 3। देखो अब ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो। अब आगे इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। ऐसे ही 510 है। सबसे छोटे प्राइम नंबर से देखेंगे किससे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करके यहाँ पर आ गया 255। ये 2 का तो हम कुछ करेंगे नहीं, इस 255 का करेंगे। 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा तो ये 85 आ गया। फिर 85 को 5 से डिवाइड करा तो 17 आ गया। अब ये 2, ये 3, ये 5, ये 17। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब आगे ये नहीं होगा। जब तक ये कंपोजिट नंबर आता जाएगा एक गुणनखंड इसमें, तब तक हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। और जैसे ही दोनों प्राइम आ जाएंगे वो क्वेश्चन हमारा वहीं पर बंद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री, यानी गुणनखंड वृक्ष या गुणनखंड पेड़। क्वेश्चन नंबर 2, ये अब उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो रहे हैं जिस टाइप के पेपर में आते हैं। आपको ये क्वेश्चन करने और इनके जैसे आपको अगर कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं बुक में से कहीं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि ये एक क्वेश्चन दे दिया बस तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। इसके जैसे और क्वेश्चंस आप करोगे, उनकी प्रैक्टिस भी आप करते रहना। कहता है कि ये एक्सप्लेन करो, ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है। अब इसमें ज़रा देखो, ये पूरा एक ही टर्म है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हैं, और ये अलग है क्योंकि प्लस और माइनस से टर्म हमारी अलग होती हैं। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? देखो यहाँ से और यहाँ से 11 कॉमन, क्यों? इसमें से तो 11 है ही, और 22 जो 11 से कट ही जाता, तो 11 कॉमन लिया तो यहाँ से तो 7 और 13 बचा, और 22 में से 11 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बचेगा क्योंकि 11 2 जा 22। चलिए आगे हमने 13 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 91 2 93, यानी ये जो पूरा नंबर हमें गिवन था ये क्या हो गया? 11 × 93। तो अपना भी कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि 2 फैक्टर बन गए इसके। अब हैंस गिवन एक्सप्रेशन, या जो गिवन है 11 and 93 एज इट्स फैक्टर, क्योंकि ये 11 से भी डिवाइड हो जाता है और ये 93 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो नंबरों से डिवाइड हो रहा है, और कोई भी वैल्यू जो 2 नंबरों से डिवाइड होगी, यानी कोई भी नंबर जो 2 नंबर से डिवाइड हो जाएगा 1 के अलावा, 1 को शामिल नहीं करना मैं, 1 से तो सभी होंगे, जो किसी भी 2 नंबर से डिवाइड हो जाए अपने अलावा, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर की यही तो डेफिनेशन थी, जो भाज्य होता है। ये 11 से भी भाग हो जाएगा और ये 93 से भी भाग हो जाएगा क्योंकि इनके फैक्टर के रूप में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से कॉमन लेके हम इसको कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दे रखी है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है। इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको। देखो, कहता द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर इज यूनिक, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड किसी भी भाज्य संख्या का अद्वितीय होता है, यानी एक ही गुणनखंड उसका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 है, 6 का 2 × 3 या 3 × 2, यानी इसका क्रम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके फैक्टर हो रहे हैं उसमें 2 और 3 ही आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। वो यही कह रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड है भाज्य संख्या का वो अद्वितीय है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, चाहे उसके फैक्टर का ऑर्डर कुछ भी हो, यानी 2 × 3 लिख लो या 3 × 2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डेफिनेशन आपको रट लेनी है। इंग्लिश में तो लिखी हुई है, हिंदी में क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, चाहे उसके गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो। ये इसकी हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम वाले। अब हम इसको करते हैं। कहता है 2 नंबर हैं ये, 6 और 20।
कहता प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका और फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालो। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमने छोटी क्लासों में सीखे हुए हैं। 2 से करा 3 आया, फिर 3 से करा 1 आ गया, तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। पहले 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से करा, अब ये 5 से हो गया, ये आ गया। अब ज़रा यहाँ मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 6 के हमारे फैक्टर आए 2 × 3, ठीक है, और इधर हमारा था 20 के हमारे फैक्टर्स आए 2 × 2 × 5। देखो अब ज़रा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 और 3 है हमारे पास। ऊपर ये जो गुणनखंड आए हैं ये वाले, इनमें 5 नहीं है और यहाँ पर 3 नहीं है, जो दोनों के कॉमन गुणनखंड अगर हम करें तो अब इन्हें पावर के रूप में लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। 3 की पावर 1 और वहाँ 5 नहीं था ऊपर, यहाँ पर क्या है, इसमें 5 नहीं है, तो हम 5 ला सकते हैं। 5 की पावर 0 लिख देंगे, क्यों, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे अब नीचे देखो ये 2 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। अब ऊपर वाले क्रम के अनुसार लिखेंगे, यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है तो नीचे 3 है ही नहीं, तो 3 की पावर हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 5 की पावर क्या है 1, ठीक है। देखो ऊपर 5 नहीं था तो 5 की पावर 0 लिख दी, नीचे 3 नहीं था तो 3 की पावर 0 लिख दी, क्रम हमने एक जैसा रखा। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो एचसीएफ ध्यान रखना और एलसीएम, देखो इसका फर्स्ट लेटर एच है, इसका फर्स्ट लेटर एल है। एच इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो हम कम, पहले का मतलब कम, ठीक है। अगर हम काउंटिंग की बात करें, जो पहले आता है वो नंबर छोटा होता है। तो जो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर है, इनके जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी जो लोएस्ट पावर है वो एचसीएफ आएगी, जो हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम आएगी। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें 2 की पावर 1 लेंगे हम, 2 की पावर 2 नहीं लेंगे जो छोटी पावर है। और ऐसे ये वाला कॉमन फैक्टर है तो इसमें हम 3 की पावर 0 लेंगे, ठीक है। ऐसे ये वाला कॉमन फैक्टर है, इसमें भी हम 5 की पावर 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में 3 की पावर 0 छोटा है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो आंसर आ गया 2। तो 2 इज़ द एचसीएफ। एलसीएम में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2 है, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट क्या है 1 है, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और यही यहाँ पर समझाया गया है। तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर लेके कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, जो फैक्टर यहाँ, जैसे यहाँ 5 नहीं था तो हमने 5 की पावर 0 बना ली, यहाँ 3 नहीं था तो 3, क्योंकि फिर हमें कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जो स्मॉल पावर है वो एचसीएफ में जाएगी क्योंकि एच पहले आता है, जो लार्ज पावर है वो एलसीएम में जाएगी क्योंकि एल बाद में आता है। बस ये ध्यान रखना आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के लिए, और आएगा भी एक ऐसा ज़रूर क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। √3 इज इरेशनल नंबर, यानी √2 एक 3 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका करने का मेथड सेम है, बस डिजिट चेंज हो रही है, आपको यही समझना है। तो देखो हमें इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या ये प्रूव करनी है, तो हम उल्टा मान के चलेंगे। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब परिमेय संख्या, रेशनल क्या होता है परिमेय संख्या, हिंदी वाले भी ज़रा ध्यान देंगे। अब कोई भी नंबर अगर परिमेय यानी रेशनल है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हमने a/b के रूप में लिख दिया। वेयर a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब a और b के बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर अभी को प्राइम के ऊपर डेफिनेशन बताई थी ना, तो अगर किसी ने वीडियो यहाँ से देखी तो पहले जाके स्टार्टिंग से वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो को प्राइम मैंने ऊपर बताया था क्या होता है, ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन नंबर यानी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इस वाले नंबर को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, √3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब √3 का भी स्क्वायर और इधर a/b का भी स्क्वायर। तो इसके बाद क्या आ सकता था, एक लाइन इन्होंने छोड़ रखी है, इसको हम लिख सकते हैं 3a² / b²।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो फिर ये लाइन आ गई, देखो 3b² आ गया और उसके बाद a² आ गया। फिर इसके बाद भी एक लाइन और आनी चाहिए, जो डायरेक्ट कर दिया, तो हम b² को ऐसे रखेंगे और a²/3। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो 3 है वो a² को डिवाइड करता है, ये रहा 3 जो है डिवाइड करता है a² को, और जब 3 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा। ये फैक्ट है हमारा। देखो जैसे 3 जो है 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा करके देख लो आप। ये सिंपल सी मेथड है तो, कि किसी नंबर का अगर वर्ग किसी नंबर से डिवाइड है तो उसका जो जिसका भी वो वर्ग था यानी उसका स्क्वायर रूट भी उससे डिवाइड होगा। अब क्योंकि 3 जो है a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब जो a है वो 3 का मल्टीपल है, a को हम 3c लिख सकते हैं, अगर तभी तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये a जो है 3 का मल्टीपल है। तो इस वाले नंबर को अब हमने फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो क्या बन गया, ये a² = 9c²। a² की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, क्या था वो 3b² था, a² के प्लेस पर हमने क्या रख दिया 9c²। तो 3 से इसको काटा 3 हो गया, तो b²/3 और ये c² आ गया। अब इसका मतलब क्या है 3/b², ये ना 3/b² और 3b को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3b को भी डिवाइड कर रहा है। अब ज़रा दोबारा से मैं इसको दिखाता हूँ, देखो हमने ऊपर क्या यहाँ पर क्या कर दिया 3a को डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो हमने a/b माना था, हमने क्या कहा था इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कॉमन फैक्टर रहने का मतलब ये किसी भी कॉमन वैल्यू से नहीं कटेंगे 1 के अलावा। और यहाँ पर क्या आ गया कि ये दोनों वैल्यू तो 3 से कट रही हैं, 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या, जो हमने माना था कि ये को प्राइम नंबर हैं, हमने क्या माना था ये को प्राइम नंबर हैं, तो हमारी जो हमने माना था, हमारी जो मानना था वो गलत साबित हो गया कि ये को प्राइम है, तो को प्राइम है ही नहीं, इनके बीच में तो 3 कॉमन आ गया। तो हैंस जो हमने सपोज किया रहा था वो गलत आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 इज ए इरेशनल नंबर, इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। ऐसे ही से उल्टा मान के चलते हैं और यही इसके स्टेप्स हैं, दूसरा कोई इसका स्टेप्स नहीं है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, √3 को a/b के रूप में मान लेंगे। a और b क्या है, को प्राइम है, उनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, b² बदल लेगा। इसका मतलब अगर मैं 3 को इसके नीचे ले आऊँगा तो 3 डिवाइड्स a², तो 3 डिवाइड्स a यानी a इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया इस टाइप से कि a की वैल्यू 3c। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, फिर इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में रखा, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि 3 जो डिवाइड है वो b को भी करता है, 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, बट इट इज़ अगेंस्ट आवर सपोज, जो हमने कंसीडर करा सपोजिशन, इट इज़ अगेंस्ट आवर सपोजिशन, ये हमने जो माना है उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है, इसलिए √3 इज ए इरेशनल नंबर। अब इस 3 की जगह पर या तो 2 होगा या 7 होगा या 5 होगा, कुछ भी हो, आप इसको आप इजीली कर सकते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए। नाउ नेक्स्ट, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसके 2 मेथड है, एक मेथड तो यही जो इसमें दे रखा है, और एक मेथड जो अभी हमने ऊपर करा है। हम खाली √5 को प्रूव करके दिखा देंगे कि √5 जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, इस तरह से। मान लो ये क्वेश्चन होता 3 + 2√3, हमें ये प्रूव करना पड़ता, 5 की जगह यहाँ 3 होता, तो हम खाली √3 को प्रूव करेंगे। √3 को हमने यहाँ प्रूव कर दिया ऊपर। अब इसके नीचे आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, बस क्या ये आ गया, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसके नीचे एक लाइन और लिखोगे, विच इम्प्लाइज 3 + 2√3 इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर में आप किसी भी रेशनल की मल्टीप्लाई कर दो या उससे ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इरेशनल ही रहता। बस एक लाइन ये और लिखनी पड़ेगी। एक तो हमारा ये हो गया। अगर ये डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन करना तो हम कैसे करेंगे, जैसा कि इसमें दिखा रखा है, इरेशनल है, हमने मान लिया ये रेशनल होगा, तो इसको a/b के रूप में मान सकते हैं हम। 3 को इस साइड लिया है, फिर बाद में 2 से भी, ठीक है, क्या आ गया, 3 को हमने इस साइड लिया है तो a/b और 3/1 एलसीएम लिया, b एलसीएम आ गया a - 3b, ये b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर, तो यही आ गया। और ये जो 2 है उससे भी नीचे हम लिया है तो ये वैल्यू बन गई। अब ये क्या है भाई, ये तो बटे वाली संख्या है,
तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये इधर राइट हैंड साइड वाली क्या आ गई, इट इज़ रेशनल नंबर, बट √5 तो इरेशनल होता है। तो रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं, मतलब ही नहीं। यहाँ से यही कह रहा है ये कि दिस इज़ रेशनल नंबर बट, और यहाँ से क्या निकल के आ गया, अगर ये वैल्यू रेशनल है तो इसके इक्वल √5 है, √5 भी हमारा रेशनल आ गया, बट √5 तो हमारा इरेशनल होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू हमारी इरेशनल होगी। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे अपना वही कर लो, √5 को प्रूव करके दिखा दो जैसे हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन करा है, और उसके बाद फिर ये दोबारा एक लाइन लिख देना कि दिस इज़ आल्सो ए इरेशनल नंबर। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपको हो जाएंगे ये। अब आ गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का। देखो रेशनल नंबर को अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है, देखो रेशनल नंबर के जो डेसिमल हैं, दशमलव प्रसार होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग यानी शांत, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक अशांत और रिपीट होगा, अशांत तो होगा ही होगा, साथ में रिपीट भी होंगे, ठीक है। जैसे टर्मिनेटिंग ये हो गए और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। टर्मिनेटिंग, जो भी टर्मिनेटिंग होगा उसका जो हर होगा, यानी ये जो वैल्यू होगी Q, जो वैल्यू होगी ये 2 और 5 का ही फैक्टर होंगे, इसमें और कोई फैक्टर नहीं आएगा, चाहे 2 कितनी बार आ जाए, चाहे 5 कितनी बार आ जाए, ठीक है, या एक बार भी ना आए, सिर्फ नीचे 2 और 5 ही आने चाहिए, तभी ये शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और मल्टीपल आ, जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो 2 और 5 ही है ना बस यहाँ पर, तो 23 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये शांत होगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड करोगे। इसमें अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे यहाँ पर आ गया 7 आ गया 2 और 5 के अलावा, तो इसको तुम डिवाइड करोगे 2.35, 2.35, 2.3 और 35, 35, 35 आता चला जाएगा बार बार, ठीक है। अब इरेशनल नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे, यानी रिपीट भी उसमें कुछ भी नहीं, अगर रिपीट होने लगा तो फिर तो ये वाला बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, फिर तो वो रेशनल बन गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, एक तो ये अशांत होगा और इसके बाद इसमें दशमलव के बाद की संख्या रिपीट नहीं होगी, जैसे 1 2 120 आ गई यहाँ पर, या फिर 1200 आ गया, यहाँ 12,000 आ गया, तो ये बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये हमारा रेशनल और इरेशनल के बारे में था। एक ये फार्मूला होता है कि कोई भी दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, तो ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों नंबर अपने आप आ जाते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, कहता है एचसीएफ 96 और 404 का क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो इसका एलसीएम निकालो। चलो जी, फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है क्या 4, हमें एलसीएम नहीं पता, हमें दोनों नंबर भी पता है क्या है 96 और 404, ठीक है जी। एलसीएम क्या हो जाएगा 96 गुणा 404, 4 नीचे आ गया, 4 से भाग कर दो 101, मल्टीप्लाई कर दो सब 9696, इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। देखो इसमें 4 वैल्यूज हमारे पास, ये एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी 3 पता होंगी, चौथी वो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, टर्मिनेट हो जाएगा कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, और दो चीज़ पूछी जा सकती हैं, क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने प्लेस के बाद होगा, ठीक है। अब आप ये देखो इसमें ध्यान से करना, नीचे यानी ये 43 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, नीचे क्या आ रहे हैं, ओनली 2 और 5 आ रहे हैं और तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और जो इसमें 2 या 5 की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखो क्या कहता है, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, क्या कहते हैं, पावर ऑफ 2 and 5 डिनोमिनेटर विच इज हाईएस्ट दैट इज द आंसर, ठीक है। एक तो सबसे पहले देखो 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग है।
अब कितने डेसिमल के बाद होगा, इनमें से जिसकी पावर ज़्यादा होगी, तो 5 की पावर ज़्यादा 3 है, तो 3 के बाद ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा। आगे अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं। देखो अभी हमने ऊपर अंडर रूट 3 करा था, उसी के जैसा हम ये कर सकते हैं रूट 2, इसमें हम रूट 5 का करके दिखाएंगे, पूरा हो जाएगा। फिर उसमें नीचे एक लाइन लिख देंगे, हैंस 7√5 इज आल्सो। इधर हमने रूट 2 का कर दिया तो उसके नीचे एक लाइन कर लिख के दिखा देंगे। ऊपर हमने रूट 3 का करके दिखाई रखा है, फिर उसमें एक लाइन लिख देना नीचे, हैंस 2 - √3 इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तो ये सारे आप इस तरह से कर सकते हो, बार बार करके दिखाने की इनको ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या था, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी है और तुम्हें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, कौन सा है ये, अब आपको ये बताना है। नीचे हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है, हमें सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं। तो ये 31 25 है, अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग होगा। तो हम 5 से ही करेंगे सबसे पहले। 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर से 5 से चला जाएगा। 5 1 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर से 5 से चला जाएगा। 5 2 जा और 5 जा, फिर से 5 से चला जाएगा। 5 5 जा और 5, ठीक है, 5 की पावर 5 आ गया। तो हम ये जो वैल्यू थी इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, और 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे ओनली 2 और 5 ही हैं, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, ठीक है। और अगर तुमसे ये भी पूछे कितने दशमलव स्थान के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो कितने के बाद होएगा, 5 के बाद, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है। ऐसे ये वाला इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। तो ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2 आए, ओनली 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये वाला इसमें तो क्लियर दिख रहा है, टर्मिनेटिंग है ये भी। और कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 3 के बाद। क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं, ये वाला देखो ये टर्मिनेटिंग है नहीं, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया। ये वाला ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये 7 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 की पावर शायद 3 करके देख लेना, 3 की पावर कुछ आएगा, या ये भी टर्मिनेटिंग शायद नहीं आएगा, नहीं 343 की। चलो हम करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा ये, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, तो 7 7, हाँ 7 की पावर 3 आ गया, सही है। तो 7 की पावर हमारे पास 3 आ गया, तो इसमें 2 और 5 तो आ ही नहीं रहे, तो ये तो आसान हो गया। अब बच्चे गड़बड़ करते हैं थोड़ा सा इन वालों में। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है इनमें हम एक चीज़ करेंगे, ये हमारा 15/1600 है, ये अभी मिनिमम नहीं है। इसको हम पहले 5 3 जा करेंगे, फिर 5 से इसको कट करेंगे, 5 3 जा, 5 2 जा और फिर 0, ठीक है। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो किसके करने हैं हमें, 320 के करो भाई, 2 से 160 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 80 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 40 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे। तो 2 की पावर तो आ गई 6 और 5 की पावर आ गई 1, तो क्या आ गया, 3/2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो सही है, शांत है ये भी, नीचे 2 और 5 आ रहा और तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो दिस इज शांत। ऐसे ही इसको हम 3 2 जा और 3 5 जा ऐसे करेंगे पहले, तो 2/5, तो 5 नीचे ओनली 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा शांत है। तो इस तरह से बिना डिवाइड करे हम पहचान सकते हैं शांत और अशांत। और अगर ये पूछे कितने दशमलव के स्थान के बाद, तो नीचे 2 और 5 जो आ रहे होंगे, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, उतने दशमलव स्थान के बाद ये हमारे क्या हो जाएंगे, उनका दशमलव स्थान कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने एग्जाम्पल में भी करा था, इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा, आगे सोल्व कर लेना। इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये एक जैसा है और यहाँ तक ये एक जैसा है, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। ऊपर एग्जाम्पल में हमने करा था, इसको उसी टाइप से कर लेना। ये आ गया कंस्ट्रक्ट फैक्टर ट्री बनाना है, ये आपको अपने आप ही करना है,
इनकी फैक्टर ट्री बनाने हैं आपको, ठीक है। जैसे 140 का मैं बना के दिखा देता हूँ। तो 140 पता चल रहा है हमें, एक तो 2 आना ही आना, इधर 70 आ गया, इसमें भी पता चल रहा है एक तो 2 आना ही आना, एक 35 आ गया, यहाँ भी पता चल रहा है एक तो 5 आना ही आना, इधर हमारा 7 आ गया, बस अब आगे नहीं होगा। तो ये हमारा फैक्टर ट्री बनता चला जाता है इस टाइप से। अब ये रहा HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो 96 के पहले आप फैक्टराइजेशन कर लो और 404 के आप फैक्टराइजेशन कर लो, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। और इनके फैक्टराइजेशन करके इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, ठीक है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन में कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर 3 आ गए, तो अब बस इसी से देखना आपको। देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 12 के आप फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 15 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 5। और 21 को आप क्या लिखोगे, 21 को आप लिखोगे 3 इंटू 7। देखो 2, 3, 5 और 7 ही आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इनको रीअरेंज करके लिख लूँ। जैसे 2 है, 2 में 2 की पावर ऊपर, सॉरी 12 था, 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 1 हो गई, 5 वहाँ नहीं है तो 5 की पावर 0, 7 भी नहीं है तो 7 की पावर 0। यानी इन तीनों में जितने भी फैक्टर आ रहे हैं सबको ले लिया हमने। ऐसे ही 15 है, 15 में 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0 कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 है वहाँ पर, सही है, 3 की पावर 1 आ जाएगा, 5 की पावर वहाँ 1 आ जाएगा, और 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। ऐसे ही 21 कर लेंगे हम, 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था इसमें, HCF और LCM दोनों। HCF क्या था, लोवेस्ट पावर। देखो ये देखो, ये 2 की पावर लोवेस्ट क्या है 0 है जी, 3 की पावर लोवेस्ट क्या है 1 ही है जी, 5 की पावर लोवेस्ट क्या है 0 है जी, 7 की पावर लोवेस्ट क्या है 0 है जी। तो ये 1 बन गया, ये 3 बन गया, ये 5 बन गया, ये और ये सॉरी ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। क्या आ गया, 3 आ गया आंसर। अब LCM निकालना है, तो LCM क्या आएगा, 2 की पावर हाईएस्ट क्या आ रही है तीनों में, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, 5 की पावर भी 1 हाईएस्ट है और 7 की पावर भी 1 हाईएस्ट है। तो 2 की पावर 2 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। अब इसी तरह से सेकंड करना और इसी तरह से कौन सा करना है, थर्ड करना है। 7th क्वेश्चन अभी करा है हमने, जैसे ऊपर करा है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास कौन सा, देखो ये दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 6, उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, वो कर लेना आप हमने। आप आगे डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, कहता इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, जो लास्ट एग्जाम्पल दे रखा था वही। कहता है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, किसकी पावर ज़्यादा है 3, तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, बस ये लिख दोगे 3 डेसिमल प्लेसेस। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 3 दशमलव स्थान के बाद, बस ख़त्म। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर 1 था उसके जो मेन क्वेश्चन थे, किस तरह के आ सकते हैं पेपर में और किस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी है, ये कंप्लीट होता। अगर आप इतना भी पढ़ लो ना बेटा, तो आप बड़े आसानी से मैथ में पास हो जाओगे। मैं सिर्फ आपको इतना ही सभी चैप्टर में से कराऊंगा, जो चैप्टर आपके करने लायक हैं। सभी चैप्टर में आपको कराऊंगा भी नहीं, आपको मैं सिर्फ 40 से 42 नंबर का ही क्वेश्चन क्या कराऊंगा, तैयार करवाऊंगा या सिलेबस तैयार करवाऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 था। इसी तरह से आगे आने वाले चैप्टर्स में, और इन 40-42 नंबर का अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके आसानी से 30 नंबर आ जाएंगे। 30 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे और लगभग 15 से 20 के बीच में आपको अपने स्कूल से मिल जाएंगे और आप इजीली पास हो जाओगे। तो अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब बोर्ड हमारे ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो भी मैं जल्दी भेजूँगा। धन्यवाद।